नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पर एग्जाम में। आज से आप लोगों के लिए एक एग्जाम का बूस्टर डोज सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बीपीएससी और ग्रुप डी वाले जितने भी लोग अभी जिनका हाल फिलहाल में नज़दीक में एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही फायदा करेगा। तो पूरी क्लास को आप कंटिन्यू सुने, जितना प्रयास होगा इसमें हम जो ये क्लास शुरू कर रहे हैं लूसेंट समान ज्ञान का। ठीक है, लूसेंट समान ज्ञान जो कि एक परफेक्ट बुक माना जाता है किसी भी वनडे एग्जाम में, जहाँ से हमारा 70 से 75% तक प्रश्न वेरी कर जाते हैं। इसलिए भारत का भूगोल से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी लगभग सारे लोग अधिकांश बार रिपीटेटिव पढ़े रहते हैं और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सभी को थोड़ा सा लोग कम ध्यान देते हैं। पर इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि पहले ज्योग्राफी से प्रयास करेंगे और ज्योग्राफी के बाद फिर कोई न कोई और जो आपका डिमांड रहेगा सब्जेक्ट का उसको करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि इसी के साथ साथ एक क्लास आपको डेली साइंस में बायोलॉजी का भी मिलेगा। तो दोनों चैप्टर और दोनों सब्जेक्ट को डेली हमेशा देखा कीजिएगा साइंस से, है ना। और ये पूरा फास्ट रिवीजन रहेगा, जितना संभव होगा उतना हम लोग आपको इसमें सहयोग करेंगे। और ये आपका कुछ नए बैचेज हैं जो आने वाली है और आ चुका है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी इस नंबर पे ले सकते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब वीडियो को पॉज करके अगर आपको ज्वाइन करना है तो सारा डिटेल बीच बीच में पॉज करके देख लेंगे। और ये देखिए, ये जो बुक है आपका 14वां संस्करण 2021 से, यानी कि न्यू एडिशन है। तो बहुत सारे कुछ आपके पुराने वाले बुक से अलग दिखाई देगा। तो आराम से बने रहिएगा और सारे पॉइंट बाय पॉइंट लाइन बाय लाइन आपको कराया जाएगा और जितना होगा उसको याद कराने का हम प्रयास करेंगे, तो उतना आप कीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखेंगे भारत का भूगोल से शुरू में हम स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं भारत का भूगोल में जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहता है सामान्य जानकारी, यानी कि बेसिक जो भारत के बारे में जानकारी है उसके बारे में। तो सब अपने अपने बुक में ध्यान देंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो बस ध्यान से सुनते चलेंगे। और फिर से वही बात, जो कुछ भी एक्स्ट्रा नया पॉइंट रहेगा उसको बुक के ही साइड में कहीं पर लिख लिया करेंगे, या फिर किसी नए पेज पर लिख करके उसको बाद में चिपका दिया करेंगे वैसी पेज पे, तब आपको क्लियर रहेगा। देखिए, अगर कहता है सामान्य जानकारी में, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। ये सब आप जानते हैं। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गोलार्ध की बात करेगा तो देशांतर और अक्षांश चेंज हो जाता है, और जब अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा तो उत्तरी अक्षांश में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच आता है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में स्थान 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार, जबकि जनसंख्या के स्थान में भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, जिनमें आपका रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। और उसके साथ साथ 8वां जो सबसे बड़ा देश है वह है अर्जेंटीना। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछता है कि वह कौन सा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में एक एक समान क्रमांक पे है। ठीक है, तो वो देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में 5वें नंबर पे आता है, और ये इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारत का जो है संपूर्ण क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के अनुसार 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या पूरे विश्व का जो है 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार है। और ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है, जब विश्व के क्षेत्रफल पे पूछेगा तो 2.42%, जबकि जनसंख्या में पूछेगा तो 17.5%, और विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश में सबसे पहला चीन, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद भारत, उसके बाद अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ब्राज़ील को अगर आप काउंट करेंगे तो 5वें नंबर पे आएगा। भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार माना जाता है वो 3,214 किलोमीटर, व पूरब से पश्चिम में विस्तार जो है 2,933 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण भारत जो है ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम का विस्तार थोड़ा कम है।
भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई, यहाँ से आपसे तीन तरह के प्रश्न और तीन में से एक प्रश्न अक्सर आपको दिखाई देगा। तीन में से अक्सर एक न एक प्रश्न रहता है। सबसे पहले बात करेगा कि भारत की स्थल सीमा यानी कि स्थलीय क्षेत्र कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। उसके बाद इसके तटीय भाग की लंबाई की अगर बात करें तो तटीय भाग जो है 7,516.6 किलोमीटर है। और ये डाटा को एग्जैक्ट याद रखिएगा, एग्जैक्ट आपसे पूछेगा, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो सारा आपका मामला गड़बड़ है। इसलिए डाटा जितना भी है नंबर वो एग्जैक्ट याद रखेंगे। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। उसके तटीय भाग यानी कि जो क्षेत्रीय, जो किनारे किनारे का जो समुद्री भाग है, वो हमारा आता है 7,516.6। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। प्रश्न आपसे तीन तरह से पूछेगा। जब मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई बोलेगा तो 6100, तटीय भाग की लंबाई बोलेगा तो 7516.6, और टोटल पूछेगा स्थल सीमा तो 15,200 किलोमीटर। आगे आइए, आगे यहाँ पर दिया है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। यानी कि भारत के पास जो है टोटल 7 पड़ोसी देश हैं, उनमें किन देशों के साथ कितनी सीमा और उन देशों के साथ कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। यहाँ से भी, इस बॉक्स से भी आप अक्सर आपसे एक प्रश्न पूछेगा और पूछता रहता है। ध्यान देंगे, पुराने वाले बुक में कुछ पुराना होगा, नया वाला में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, और पीछे भी कभी भी क्लास करवाए हैं तो नया वाले के अनुसार पुराने वाले में आप लोग को चेंज करवा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज कीजिएगा, जिनका चेंज नहीं हुआ रहेगा वो। सबसे पहला जो देश है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे पूरे 7 पड़ोसी देशों में से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7, इसका भी एग्जैक्ट याद रखिएगा, 4096.7 किलोमीटर। इसके तहत कौन कौन से देश जो है, यानी कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के लगते हैं, तो अगर आप इसको याद करना है तो सबसे पहले अपने पास एक मैप को रखा कीजिए, और मैप पे बेहतर आपको समझ में आएगा। मैप में देखेंगे तो जो बांग्लादेश है उसके किनारे में आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, इस साइड में आप देखेंगे तो त्रिपुरा मिलेगा, मेघालय मिलेगा, मिजोरम मिलेगा, और ऊपर में एक जो 7 सिस्टर का सबसे बड़ा पार्ट होता है असम, वो मिलता है। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। दूसरा नंबर पे आता है हमारा 7 पड़ोसी देशों में जो सर्वाधिक सीमा है वह है चाइना के साथ, यानी कि चीन। चीन का जो है 3,488 किलोमीटर में आता है। और ध्यान देंगे, नए वाले जो अभी हमारा जो मैप परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार चीन के अंतर्गत लद्दाख नाम का जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है वो लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश लगेगा। उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। यानी कि प्रश्न अगर हमसे घुमा करके पूछे कि चाइना के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सीमा साझा करता है, जब केंद्र शासित प्रदेश का सिर्फ बात करेगा तो एक लद्दाख, और अगर बात करेगा कि राज्य कितने, तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है उत्तरांचल के नाम से पहले जाना जाता था, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, राज्य के अंतर्गत 4, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत 1, टोटल 5। तीसरा जो हमारा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारा इस साइड में जब हम जाएंगे पश्चिम साइड में तब हमें दिखाई देगा 3,323 किलोमीटर के साथ। इसके साथ ध्यान रखेंगे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। जो राजस्थान है, गुजरात है और पंजाब है, वर्तमान में हमारा 3 राज्य है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। जब पाकिस्तान से राज्यों की सीमा की बात करेगा तो 3, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, और जब केंद्र शासित प्रदेश का बात करेगा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ओवरऑल बोलेगा तो 5। उसके बाद आता है हमारा नेपाल। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा है, जिसके तहत अक्सर बिहार से ही संबंधित एक प्रश्न पूछ लेता है कि बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देशों से बनता है या लगता है, तो नेपाल। इसके साथ नेपाल के साथ कौन कौन से आएंगे, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेपाल से हमारा कोई भी यूनियन टेरिटरी सीमा साझा नहीं करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि नेपाल से वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के पास कोई भी यूनियन टेरिटरीज नहीं है, और इस प्रकार टोटल नेपाल से 5 राज्य सीमा साझा करता है। अगला जो हमारा आता है म्यांमार आता है।
म्यांमार जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। यहाँ से जब हमसे प्रश्न पूछता है तो कन्फ्यूजन के लिए मिजोरम, मणिपुर और एक तीसरा जो राज्य दे देता है मेघालय देता है। ये तीनों हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्सा है। उसमें से जब इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो मी और म का जो कॉम्बिनेशन है मिजोरम और मणिपुर, ये दो म्यांमार से लगता है, जबकि मेघालय जो है म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। और जब भी ऑप्शन देगा तो यही देता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। साथ में दो और राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड लगता है। उसके बाद एक हमारा देश है पड़ोस में भूटान। भूटान की जो सीमा है भारत के साथ वो है 699। कहीं कहीं पर आपको 700 दिया रहेगा, मगर वो 700 गलत है। ओवरऑल जो है 699 किलोमीटर है। अगर ऑप्शन में हमारा 699 नहीं रहेगा तब हम अप्रॉक्स 700 मारने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम एक्यूरेट खोजने का प्रयास करेंगे ऑप्शन में। इसके तहत हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा साझा करता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर आप मैप में देखिएगा तो भूटान को जब आप देखते होंगे तो एक तरफ से आपका असम, एक तरफ से अरुणाचल प्रदेश और एक तरफ से आपका पश्चिम बंगाल दिखाई देगा। और इधर में आपको ये जो फिंगरप्रिंट वाला दिखता है ऊपर अंगूठा छाप, वो सिक्किम दिखता है। एक और कंट्री है हमारा सातवां पड़ोसी देश, जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत से सबसे कम सीमा साझा करने वाला डुरंड रेखा के अंतर्गत आया करता था। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चला गया है। इसके तहत भारत की सीमा मात्र 106 किलोमीटर, कितना, मात्र 106 किलोमीटर लगता है। और एकमात्र यूनियन टेरिटरीज लद्दाख से लगता है, और वो भी लद्दाख जो है पीओके का हिस्सा है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा आता है। और इस प्रकार जो टोटल हमारा सीमा है वह है 15,106.7 किलोमीटर का। और यहाँ से जब हमसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का वह कौन सा देश जो देश है भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर। वह कौन सा देश है जो भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर। कभी कभी आपको दे देगा कि दूसरा अधिकतम सीमा साझा करने वाला तो चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिर अफगानिस्तान, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नोट में दिया है कि भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। पुराने वाले किताब में 17 राज्य होगा, उसको सुधार लेंगे 16 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था ऊपर वाले हिस्सा में, जो कि वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और अगर कभी कभी आपसे ओवरऑल भी पूछ ले कि भारत के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश अन्य देशों से सीमा साझा करता है, तब अब तक आपको पता चल गया होगा कि मात्र 2 ऊपर के जो चोटी है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करता है। अब आइए देखते हैं, कहता है कि भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध 7 देश, यानी कि भारत के पास जो समुद्री सीमा यानी कि अरब की खाड़ी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है वहां से कौन कौन है, तो पाकिस्तान, नीचे में हमारा मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर इधर बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे में थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये 7 ऐसे देश हैं जिससे हम बनाते हैं समुद्री सीमा या जलीय सीमा। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य, इस प्रकार से भी प्रश्न, ये बॉक्स से भी आपको एक प्रश्न पूछता रहता है। देखेंगे सबसे पहला बांग्लादेश जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी सबसे ज्यादा लंबा क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश का है, देश के नाम पे। और बांग्लादेश से भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल। अगर आप यहाँ देखे होंगे तो पश्चिम बंगाल है ना, वहां पर 2216.7 किलोमीटर। दूसरा आता है देश नेपाल। नेपाल से सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश का लगता है 651 किलोमीटर का, कितना, 651 किलोमीटर। तीसरा जो देश है म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश से टोटल 520 किलोमीटर। भूटान से सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो है असम, 267 किलोमीटर ओवरऑल। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा राजस्थान, 1070 किलोमीटर। और चीन से सबसे ज्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश का 1080 किलोमीटर। तो ये सभी बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिए।
कहता है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगा देश, यानी कि वो कौन सा देश है जो जलीय और स्थलीय दोनों से लगता है। तो आप इस साइड में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान, और उधर जब चले जाएंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार लगता है। अगला जो है भारत के चौहद्दी के रूप में, यानी कि जो चारों पार्ट जो सबसे अंतिम बिंदु होता है उसके बारे में दिया है, जिसके तहत कहता है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि जब हम मैप में देखेंगे सबसे दक्षिण में भारत का ये ओवरऑल जब बात करेगा कि भारत का सबसे आखिरी सीमा तक, तो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि बृहद निकोबार द्वीप, जो निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पर जो आपको दिखाई देता होगा, वहां पर नीचे में है इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। ये जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा जो कि सबसे बीच की रेखा होती है, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, वहां से 876 किलोमीटर दूर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। उसके बाद भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तर में यानी कि सबसे ऊपर में जो है इंदिरा कौल। और ध्यान देंगे इंदिरा कौल जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर नहीं लद्दाख में है, तो उसको सुधार लेंगे। इंदिरा कौल वर्तमान में जम्मू कश्मीर में नहीं लद्दाख में है। और साथ ही साथ पश्चिम में जाएंगे तो सरक्रिक, जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है, कच्छ की खाड़ी के आसपास में। उसके बाद पूर्वी बिंदु, जिसे हम किबुथु या किबुतु के नाम से जानते हैं, पूरब साइड में दिखेगा अरुणाचल प्रदेश। तो लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल को लेकर होता है। पॉइंट जो है सबसे नीचे का पॉइंट है, यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु है, जबकि ऊपर में जब आएगा तो वह है इंदिरा कॉल। आगे बढ़ते हैं। कहता है कोलावा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, और पॉइंट पेड्रो जाफना जो कि श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। जाफना जो प्रायद्वीप है वो जब नीचे आप श्रीलंका को देखते होंगे तो श्रीलंका का उत्तरी और भारत के दक्षिण में पड़ता है जाफना पॉइंट। जाफना में ही पॉइंट पेड्रो स्थित है। हमसे सबसे ज्यादा जो अगर प्रश्न पूछता है वो पूछता है पॉइंट कालीमेरे। पॉइंट कालीमेरे जो है तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। और एक चीज और याद रख लेंगे कि जो तमिलनाडु राज्य का सबसे निचला हिस्सा है वो हमारा स्थलीय रूप में दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के रूप में होता है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद नोट में कुछ दिया है कि काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। ध्यान देंगे काराकोरम जो रेंज है, काराकोरम रेंज जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुछ देश आएंगे, जितने भी उसके पड़ोसी के आसपास का आता है, और चीन जो है हमारा भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है, उसके बीच में एक विभाजक के रूप में काम करता है, जल विभाजक। साथ ही साथ 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। ध्यान रखेंगे काराकोरम रेंज के तहत 70 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है जो काराकोरम में है, जो सबसे लंबा और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इस कारण से इसे हम तीसरा ध्रुव भी कहा करते हैं। काराकोरम रेंज को हम तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव धरती का, ठीक है, पृथ्वी का दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद जो तीसरा ध्रुव जो माना जाता है वो माना जाता है काराकोरम रेंज का ग्लेशियर को। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा, जो 1896 नहीं, इसको सुधार लेंगे 1893। ओरिजिनल जो डेट है इसका 1893 है, वो सुधार लेंगे। 1893 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ध्यान रखना है डुरंड रेखा जब तैयार किया गया था उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच था, जब 1947 में हमारा देश दो भाग में बढ़ता है, एक पाकिस्तान और एक भारत, तब ये चला जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पर हमें तीन रेखा मिला, डुरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, एक मिला हमारा मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चाइना, एक मिला हमारा रेड क्लिफ रेखा जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में है। आगे आइए, तीनों का डेट भी याद रखेंगे, मैकमोहन 1914, डुरंड रेखा 1893 और रेड क्लिफ रेखा 1947। भारत और नेपाल के बीच में एक नदी बहती है जो काली नदी, वह जो नदी है भारत और नेपाल के बीच में वो सीमा बनाने का काम करता है, काली नदी।
उसके बाद आता है पटकाई की पहाड़ी। ये अक्सर पूछा जाता है कि पटकाई का पहाड़ी कहाँ पर है, तो पटकाई का पहाड़ी म्यांमार के अंतर्गत आता है। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाने का काम करता है। और यहीं पर एक आपको और पूछेगा, पटकाई की पहाड़ी के साथ साथ एक दर्रा भी होता है, तूजू दर्रा। तूजू दर्रा जो है यह भी आपको कहाँ पर, तो भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। और तूजू दर्रा जो है मणिपुर का हिस्सा होता है, आगे कहीं पर आपको मिलेगा। आगे देखिए, कहता है कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि यानी कि पाक जल डमरू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक पाक लिखा हुआ है ना, ये पाक में बहुत सारा लोग इसको पाकिस्तान को समझ लेते हैं। एक्चुअली में ये भारत जो लिखा हुआ है PALK है। पाल्क नाम का एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसी के नाम पर इसको उच्चारण में पाल्क को पाक बोला जाता है, उसके नाम पर है। अक्सर कभी आप देखे होंगे, बहुत सारे हमने भी यूट्यूब पर देखा, जिसमें पाक को पाकिस्तान से रिलेट करके बता दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके नाम पर ये पाक जल डमरू मध्य, दक्षिण में श्रीलंका भारत से जो है उससे होता है। उसके साथ में श्रीलंका के साथ मन्नार की खाड़ी, और पाक जल डमरू मध्य जो है राम सेतु, जिसे हम एडम ब्रिज भी कहते हैं, जो कि आप रामायण के अंतर्गत जो कहानी सुने हैं वही कहानी के पार्ट है ये पाक जल डमरू मध्य राम सेतु। तो ध्यान रख लेंगे, पाक जल संधि जो है कोई पाकिस्तान से संबंधित इसका नहीं है, PALK नाम का एक अंग्रेज अधिकारी से है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है इंडोनेशिया। ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश जब जलीय रूप में बोलेगा तब हमारा जो है वो है श्रीलंका, दूसरा में इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखेंगे, ग्रेट निकोबार यानी कि निकोबार वाला जो हिस्सा आप मैप में देखेंगे तो नीचे में आपको जो दिखाई देगा निकोबार के दक्षिणी जो होता है वहां से हमको दिखाई देगा इंडोनेशिया। आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखिए, कहता है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूछेगा भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय है वो कितना डिग्री है, तो सबसे पहले तो कि 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर, देशांतर भी आपको याद रखना है, पूर्वी पश्चिमी देशांतर। तो भारत जो है वो पूर्णतः पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। तो पूर्वी देशांतर कहाँ पर, तो इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में सुधार लेंगे, इलाहाबाद को ही वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। कहीं कहीं पर इसका जो अंतिम बिंदु माना जाता है वो नैनी माना जाता है। मिर्जापुर में भी कौन सा, तो नैनी। तो अब आपको उच्चारण जो याद रखना है, भाषा वो याद रखना है कि प्रयागराज के नैनी या फिर प्रयागराज के मिर्जापुर। जब आपको ऑप्शन में प्रयागराज नहीं रहेगा तब हम पिछले नाम पे जाएंगे, वो रहेगा इलाहाबाद। तो इतना ध्यान में रखेंगे। और जो हमारा मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे। ध्यान रखना, GMT ग्रीनविच मेन टाइम से हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST वो 5.5 घंटा आगे है, प्लस में जाएगा आगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है उससे 5 राज्य गुजरता है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है हमारे मैप को लगभग इस तरह से काटता है। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये जो 5 नाम भी दिया गया है ये उत्तर से दक्षिण नीचे की ओर एक सीक्वेंस में ही है, उसको याद रखेंगे। अगला है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि लगभग जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के अंतर्गत ये 8 राज्यों से जाता है और ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा। जो कर्क रेखा है भारत को पूरब से पश्चिम की ओर बीचों बीच में बांटने का काम करता है। और इसके अंतर्गत कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पहला राज्य वह है राजस्थान। आप अगर देखते होंगे तो जब आप देखते होंगे मैप पे तो लगता होगा कि पहले गुजरात में एंट्री मार रहा है, नहीं, सबसे पहले राजस्थान में एंट्री मारता है, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम निकलता है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर मिजोरम और मणिपुर और मेघालय, यहाँ से भी ये 3 फंसाने का आपको काम करेगा। तो मिजोरम जो है वो कर्क रेखा से गुजरता है, बाकी मणिपुर मेघालय का कोई भी संबंध कर्क रेखा से नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ध्यान रख लेंगे, चुंबकीय विषुवत रेखा जो है पृथ्वी का, और दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश में आपका 5 देश आता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिर्फ ऊपर ऊपर के जो जितने भी देश है, भारत जो भारत है ही, उसके साथ पाकिस्तान इस साइड में, उधर से 3 देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ना तो चीन हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, ना म्यांमार आता है, ना नीचे से श्रीलंका, मालदीव, ये सब आता है। ये सभी नहीं आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्य तथा जो है कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगा हुआ है। कुल 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, और एक आपका जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से सीमा साझा करेगा। जब ओवर और बोलेगा कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 राज्य बोलेगा तो 8, केंद्र शासित बोलेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तो 1। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। जो तटीय रेखा यानी कि जो समुद्र से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, गुजरात है, 1663 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का हिस्सा। नीचे में अगर आप देखे होंगे ये वाला हिस्सा में, तब आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है लंबी है। दूसरा यानी कि दूसरी सबसे बोलेगा तो हमारा आंध्र प्रदेश। एक और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, बोल देगा कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करने वाला तटीय कौन सा राज्य है, तब आंध्र प्रदेश। ओवरऑल बोलेगा तब गुजरात, दक्षिण भारत को शामिल कर देगा तो आंध्र प्रदेश। और भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी कि समुद्री हैं। कौन कौन से, इधर से अगर शुरुआत करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 8-9 राज्य जो है हमारा तटीय राज्य है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ऊपर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में ध्यान दीजिएगा कि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ध्यान देंगे, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में यानी कि पूर्व उत्तर यानी कि 7 सिस्टर जो है हमारा, वहां से नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कहने का सेंस ये है कि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम नहीं मिलता है, तो मिलता कौन है, असम मिलेगा, मेघालय मिलेगा, और ये मणिपुर हो गया, मणिपुर नहीं तो मेघालय, मिजोरम हो गया, और एक हमारा त्रिपुरा हो गया। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से सीमा साझा करेगा, साथ में पश्चिम बंगाल करता है। बाकी नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमा नहीं लगती है। आगे आता है कि पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य। तो राजस्थान सबसे ज्यादा 1170 किलोमीटर, गुजरात 506 और पंजाब 425 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है पूर्व से म्यांमार में। ध्यान देंगे, अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्वी राज्यों में आता है, उसमें पूरब में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि वह भारत का कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर राज्यों में जो 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है, उनमें एक आपका मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। जबकि एक और पूछेगा आपसे कि भारत को वह कौन सा राज्य है जो 3 और देशों से सीमा साझा करता है, तो एक देश वो है सिक्किम भी है। और इसमें समझिएगा क्या अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश बोलेगा तो आपको पता होगा कि इस साइड में सबसे पूर्वी आता है, तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है म्यांमार। तो म्यांमार, भूटान और ये चीन, ये 3 से लगेगा अरुणाचल प्रदेश, जबकि सिक्किम जो लगता है वो नेपाल, भूटान और चीन से लगता है। और यहाँ पर फंसाने के लिए आपसे जब ये प्रश्न पूछेगा तो इस तरह के सभी ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश से सीमा साझा नहीं करता। एक आपको नेपाल दे देगा तो आप आसानी से नेपाल छाड़ सकते हैं, सिक्किम वाला में दे देगा तो म्यांमार को छाड़ देना। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ। 3 ओर से यानी कि बांग्लादेश जो है उसके 3 ओर जो है त्रिपुरा के तीनों और बांग्लादेश का हिस्सा है। ऊपर में एक असम लगता है और एक मिजोरम लगता है। ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते और उनको अगर मैप की जानकारी नहीं होती है तो उनको लगता है कि असम जो है 7 सिस्टर में त्रिपुरा से नहीं लगता।
असम एकमात्र ऐसा राज्य है सेवन सिस्टर का जिसमें वो सभी जितने भी 6 और पूर्वोत्तर राज्य है उससे सीमा साझा करता है। मगर प्रश्न एक यहाँ पर फंसता है कि क्या असम जो है सिक्किम से सीमा साझा करता है या नहीं, तो नहीं करता, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है सिक्किम को ऑलरेडी जो एक चिकन नेक बोलते हैं, यानी कि जो मुर्गा वाला जो गर्दन, वैसा के कारण सिक्किम को पहले ही रोक लेता है, असम तक नहीं जाने देता है। तो इतना क्लियर रखेंगे इसको। आगे कहता है कि संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। याद रख लेंगे, संकोश नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और किसके बीच में, तो असम के बीच में। यांग्याप दर्रा, ये भी याद रखेंगे, यांग्याप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है, निकलती कहाँ से है जो नहीं बात कर रहा है। भारत में कहाँ किस दर्रा से प्रवेश करती है, किस दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रा से प्रवेश करता है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है। जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, सिंधु नदी। सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, सतलज नदी। और जलेपला दर्रा जो सिक्किम के अंतर्गत आता है, तीस्ता नदी के द्वारा बनता है। कहता है कि लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख में है वर्तमान समय में, और चीन के बीच में एक डिवाइडर का काम करता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर की है, और यहाँ से चीन जाने की एक सड़क भी बनाई गई है। और काराकोरम ग्लेशियर जो है काराकोरम के अंतर्गत, उसको हम तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी में जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है, 1 नहीं है, 1A है, जो कि लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी में जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो कि श्रीनगर से गिलगित को जोड़ेगा, ये सब डायरेक्टली आपका क्वेश्चन है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर, और जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा में ही स्थित है। आगे आते हैं। आगे जो है वो कहता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो कि मणिपुर के अंतर्गत है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। अभी हम लोग पीछे जब पढ़ रहे थे वहां पर भी बताया था, जल्दी से बताएंगे कि वो कौन सा जो था वो डिवाइडर का काम कर रहा था भारत और म्यांमार के बीच में। क्या था वो, था हमारा पटकाई की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार को अलग करता है, जबकि तुजू दर्रा या मणिपुर में जो स्थित है वो भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। यानी भारत और म्यांमार के बीच में पटकाई की पहाड़ी और तुजू दर्रा स्थित है। सिपकिला दर्रा जो कि शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ेगा। जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल जो है मेघालय में पाया जाता है, लिविंग रूट ब्रिज बोला जाता है इसको, है ना, ये याद रखेंगे। मेघालय के खासी जनजाति, एक जनजाति का नाम है गारो खासी जनतिया, 3 जनजाति उधर पाए जाते हैं, उनमें एक जनजाति है खासी। खासी जनजाति के लोग जो है रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पर, यानी कि जो जड़ होता है उसको लंबा करता है ना, उसको लंबा करके आगे ले जाता है और उसको इधर से उधर नदी के ऊपर ऊपर लगा देता है, वही एक पुल का काम करता है। और इसे मेघालय में जिंग केंग ईरो, जिंग केंग ईरो के नाम से जाना जाता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी से मिलती है। यहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार जो है समुद्र तट, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में आपको मिल जाएगा कौन सा, हिंद महासागर, एक तरफ आपका बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर, इधर में अरब सागर मिलेगा। ये जो 3 है वो हमारा क्या करता है, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलता है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते। कहाँ पर, भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच में समुद्र में डूबा एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है, मूंगा वगैरह से बना रहता है प्रवाल द्वीप, जिसे आदम ब्रिज कहा जाता है। जाफना जो कि तमिल बहुल क्षेत्र है, जो कि शेष श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ। जाफना जो है तमिल बहुल क्षेत्र है, यानी कि वहां पर तमिल लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का जितने भी सामान्य जानकारी था वो। उम्मीद करेंगे यहाँ तक में सबको समझ में आया होगा, किन्हीं को उस तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। सही है।
लिखने को कोई परेशानी भी है तो बता सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि भारत का जो फिजिकली स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, उसके अंतर्गत यहाँ से भी अक्सर आपको 1 से 2 प्रश्न अक्सर दिखाई देगा। और इसके हर एक लाइन जो है, हर एक पॉइंट में एक न एक प्रश्न आपको ऐसा दिखेगा जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्न अक्सर पीछे पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा और आपसे भी पूछा जाएगा भी हाल फिलहाल के एग्जाम में। तो देखिए कहता है कि देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% है, जबकि 43% भूभाग पर जो है भारत में मैदान है। ध्यान रखना है कि भारत में जो है पर्वत श्रेणी, पहाड़ी और भूभाग यानी कि मैदान में सर्वाधिक कौन सा है, तो मैदान का जो विस्तार है वो सर्वाधिक है 43%। अब यहाँ पर आइए दिया है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसके लिए हमने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया होंगे, एक ट्रिक बताए थे, पकना, PKNA, P फॉर पंजाब, K फॉर कुमायूं, N फॉर नेपाल, A फॉर असम। ठीक है, यहाँ से जब आप पकना, जो हिंदी में बोलते हैं खाना पकना, वैसा वाला शब्द अगर याद बना लेते हैं पकना, तो ये आपका एक प्रादेशिक विभाजन जो है सिक्वेंसली वो आपको याद रह जाएगा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। उसके बाद इसकी लंबाई की अगर बात करें तो पंजाब हिमालय जो है हिमालय के प्रादेशिक विस्तार में तीसरा सबसे बड़ा है पंजाब। ठीक है, जो कि 560 किलोमीटर है और यह सिंधु और सतलज नदियों के बीच में। उसके बाद दूसरा आता है कुमायूं हिमालय, जो कि चौथा सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा कह सकते हैं इसको, 320 किलोमीटर, सतलज और काली के बीच में। उसके बाद आता है नेपाल, नेपाल हिमालय जो है वो 800 किलोमीटर और हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का सबसे बड़ा ये हिस्सा है नेपाल हिमालय, है ना, जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच में है। और एक है असम हिमालय, जो कि दूसरा सबसे बड़ा प्रादेशिक विभाजन है, 720 किलोमीटर और ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है। कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि हिमालय का जो कुल क्षेत्र है कितने नदियों से बना है या कितने नदियां उसमें आता, तो आप अगर सीधे अभी ये पकना देखना शुरू करेंगे, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, तो आपको सब में एक समान नदी दिखेगा, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, यानी कि टोटल 5 ऐसे नदी हैं जिसके अंतर्गत कुल हिमालय बसा हुआ है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। और ये सभी नदियां जो है सीक्वेंस में है। यहाँ पर अगर आप लंबाई का सीक्वेंस अगर आप छोड़ दें तो ये जो 4 हिमालय के प्रादेशिक दिया है वो सीक्वेंस है, पंजाब, कुमायूं, कुमायूं का हिस्सा उत्तराखंड के आसपास में आता है, पंजाब उससे थोड़ा ऊपर है, नेपाल का हिस्सा और नीचे आ जाता है कुमायूं से नीचे, और असम तो आप असम उधर जान ही रहे। तो सिंधु सबसे ऊपरी नदी, उसके बाद उसके बीच में सतलज आता है, फिर सतलज के नीचे आ जाता है नेपाल के बीच में जो सीमा बनाता है काली नदी, काली और तीस्ता जो असम के आसपास में आता है तीस्ता नदी, और तीस्ता के बाद दिहांग नदी जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश के आसपास तक दिखाई देता है। तो ये 5 नदियों के बीच में हमारा कुल हिमालय बसा हुआ है और सीक्वेंस में ही याद रखेंगे। अगला है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया, यानी कि भौतिकीय रचना जो है उसके अंतर्गत भारत 5 भाग में बटा हुआ है। उत्तरी प्रायद्वीपीय पर्वत एकदम उत्तर वाला, फिर बीच का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर मरुस्थलीय प्रदेश और फिर नीचे का समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पड़ा है वहां पर तिथित सागर नाम का एक समुद्र हुआ करता था, और ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि हिमालय जो है किस सागर या किस समुद्र के निकट है या किस पर स्थित है, तो तिथित सागर बोला जाता है। हिमालय की उत्पत्ति जो है आधुनिक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक, इससे हुआ है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल है। जो पर्वत श्रेणी जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है वहां पर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल के रूप में पाया जाता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है, इसको समझिएगा, ये 4 प्रकार, और ये 4 प्रकार इसके अंतर्गत आपके बहुत सारे प्रश्न समाहित है जिससे आपको डायरेक्ट वो प्रश्न पूछता है।
ठीक है। जब हम इसको बांटते हैं 4 भागों में, तब आप देखेंगे कि ये 4 भाग, एक बोलता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, एक बोलता है हिमाद्री जिसे हम बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, एक होता है हिमाचल श्रेणी, हिमाचल के आसपास के हिस्सा को हम हिमाचल श्रेणी कहते हैं, जिसको हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं, और चौथा होता है शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय। इसको अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, तब जब आप देखेंगे हिमालय का जो ये हिस्सा है 4 भाग में ये बांटा जाता है। हिमालय एक्चुअली ये है, हिमालय कौन सा है, बीच वाला हिमालय जो है, सेकंड वाला जो है वो है। उसके बाहर, हिमालय के बाहर के हिस्सा को ट्रांस बोला जाता है, यानी कि ये हिमालय नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं है, हिमालय के बाहर है। यानी कि अगर हम कहें कि किसी भी व्यक्ति को बाहर निकालो, तब वो उस घर का उस रूम का सदस्य नहीं है, वो बाहर जा चुका है। ये ट्रांस जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, बस हिमालय के पार है, उत्तर में है, इसलिए इसका नाम ट्रांस हिमालय रखा गया है। उसके बाद ये हमारा बृहद हिमालय कहलाता है दूसरा वाला। उसके नीचे आते हैं तो हमारा मध्य हिमालय कहलाता है, और उसके नीचे आ जाते हैं तो वो हमारा बाहरी हिमालय या फिर निम्न हिमालय, जो कि शिवालिक के अंतर्गत आता है, तो उसे हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं। अब एक एक करके समझिएगा ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो है 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके लिए भी हमने एक शायद आप लोगों को, जो पुराने लोग होंगे उनको ट्रिक बताया था, कलजा। क्या बताए थे, कालजा, कालजा या कलजा। कलजा मतलब किसी व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि आज वह रुक जाओ, कल जाना, कल जा। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद आता है हमारा केटू। केटू यानी कि जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर का, और ये काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो है वो भारत का सबसे ऊंची चोटी 8611 है, जबकि जो हम माउंट एवरेस्ट पढ़ते हैं 8850 के आसपास में, जो अभी लगभग है, वो जो है वो हमारा भारत के हिस्सा में नहीं है, वो पूरे दुनिया के हिस्सा में, और नेपाल की तरफ वो पड़ता है माउंट एवरेस्ट। तो भारत का सर्वोच्च चोटी बोलेगा जो काराकोरम रेंज के अंतर्गत है, वो गॉडविन ऑस्टिन है। कश्मीर हिमालय जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है, वो कहता है कि कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती होती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ का हिमाओड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव होता है। ये तीनों चीज याद रखिएगा। करेवा कहाँ पाया जाएगा, कश्मीर हिमालय में। वहां पर किसकी खेती होती है, जाफरान की। और करेवा किस मिट्टी के लिए जाना जाता है या किस मिट्टी में उत्पादित होता है, तो चिकनी मिट्टी में। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में आपका कौन सा, तो जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रा है। यहाँ पर 4 दर्रा का नाम दिया है। बृहद हिमालय में जोजिला जो कि जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल में बनिहाल, बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर में है, जास्कर श्रेणी का फोटूला, ये भी आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर के आसपास के हिस्सा में, लद्दाख श्रेणी में आपका खरदुंगला, ये लद्दाख के आसपास में मिलेगा। ये सभी उसका दर्रा है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल और बुलर झील एवं खारे जल की झील है वो पैंगोंग सो झील है और सोमवीरी झील है। पैंगोंग जो झील है ये अक्सर पूछते रहता है, और एक है आपका सोमुरीरी झील, और डल झील और बुलर झील जो कि मीठे पानी का है, जबकि खारे पानी का पैंगोंग झील है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ, ये सभी के सभी जो है तीर्थ स्थान वो कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। दूसरा है हमारा वह है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यानी कि हिमालय का दूसरा रेंज जो एक्चुअल का हिमालय है, वो कहता है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। क्या कह रहा है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। औसत ऊंचाई इसका 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है वो बृहद हिमालय का हिस्सा है, जबकि हमारा केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो था वो हमारा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यानी कि भारत की सर्वोच्च चोटी जो किस श्रेणी या किस हिमालय का हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का, जबकि
जो माउंट एवरेस्ट है वो बृहद हिमालय या हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय का हिस्सा है, ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। और ये कहता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बारवा, ये सभी के सभी जो है आपको किस में मिलेगा, बृहद हिमालय में। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बारवा, कंचनजंगा, ये सभी के सभी बृहद हिमालय का हिस्सा है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय मतलब कि सर्वोच्च हिमालय, और जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसके बीच में जो कुछ पाया जाता है वो क्या है, वो कहलाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहलाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है हमारा हिमाचल श्रेणी यानी कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय। पहला ट्रांस, दूसरा बृहद, तीसरा आता है हिमाचल श्रेणी के आसपास में, वो है हमारा लघु या मध्य हिमालय। कहता है कि इस श्रेणी में पीर पंजाल, ध्यान देंगे, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा और महाभारत। ध्यान रखेंगे, महाभारत वो कहानी वाला नहीं, महाभारत श्रेणी का नाम है जो मध्य हिमालय के अंतर्गत है। कौन कौन सा, पुनः पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा और महाभारत, ये सभी जो है हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय का हिस्सा है। बृहद और लघु हिमालय में मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा की घाटी, ये सभी जो कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, ये सभी जो आपका हिमाचल प्रदेश के आसपास का हिस्सा है, ये सभी आपको मिलेगा हिमाचल श्रेणी में। और यहीं पर आपको मिलेगा अल्पाइन चारागाह। पूछता है प्रश्न कि हिमालय के किस रेंज में या किस क्षेत्र में अल्पाइन चारागाह प्राप्त होता है, तो अल्पाइन चारागाह जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी में, जिसे हम क्या कहते हैं, कश्मीर घाटी में मर्ग के नाम से डिनोट करते हैं अल्पाइन चारागाह को। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। मर्ग के नाम से आपने नाम सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी वो मर्ग कहलाता है। एक्चुअली में वो मर्ग है क्या, तो एक चारागाह का क्षेत्र है जो कि अल्पाइन रूप से जाना जाता है। वही कहता है कि शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग, ये सभी जो पर्यटक स्थल है वो लघु हिमालय में ही स्थित है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति यानी कि भोटिया जनजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में आ जाते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी और शांत घाटी, ये दोनों याद रखेंगे। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के अंतर्गत, जबकि शांत घाटी जो है वो कहाँ पर, जल्दी से बताएंगे। और कहता है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, ये सभी कहाँ पर है, तो यहीं पर मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फूल की घाटी, कुल्लू मनाली, जितने भी आपका जो पर्यटन स्थल है वो सभी घूमने के लिए, आप जब हनीमून पे जाइएगा विवाह होने के बाद, तो ये जितने जो बर्फीली जगह है वो मिलेगा मध्य हिमालय में। तो घूमने जाने से पहले पति बीवी को बोलिएगा कि चलो हम तुमको मध्य हिमालय घुमाने लेके जा रहे हैं, बीच में घुमाएंगे। ठीक है, बीच मतलब समुद्र के किनारे वाला बीच नहीं, मध्य हिमालय घुमाएंगे। मध्य हिमालय मतलब कि शिमला ले चलेंगे, कुल्लू ले चलेंगे, मनाली ले चलेंगे, तुमको दार्जिलिंग ले चलेंगे, मसूरी ले चलेंगे, तो तुमको लाहौल स्पीति दिखाएंगे, कांगड़ा घाटी घुमाएंगे, तो तुमको कुल्लू मनाली घुमाएंगे, ये सभी तुमको कहाँ घुमाएंगे, मध्य हिमालय में घुमाएंगे। अब मध्य हिमालय बोलिएगा, बीवी अगर रहेगी अनपढ़ तो ना समझ में आएगा, तो कहेगी मध्य हिमालय, हिमालय हमरा का सावन के महीना में जाइला है बाबा जी के पास, शंकर जी के पास, नहीं तो समझाइएगा कह रहे बकलोली। हाँ, हनीमून मनाने सब ठंडे प्रदेश जाता है। अब जाने वाला जाने, जब हम जाएंगे तब बताएंगे कहाँ जाता है। जो गए होंगे वो बताएंगे। आगे देखिए नोट क्या कहता है। कहता है कि लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जब हम ऊपर पढ़े थे हिमाद्री यानी कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय,
बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट था। नाम देखिएगा, दोनों में लगभग समानता दिखेगा। मेन सेंट्रल मतलब बीच वाला जो धागा, मेन मतलब मुख्य, सेंट्रल मतलब बीच, थ्रस्ट मतलब एक होता है थ्रस्ट या थ्रेड, मतलब ऐसे थ्रस्ट मतलब रिंग होता है और थ्रेड मतलब धागा होता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि बीच का जो होता है वो मध्य और बृहद के बीच में, जबकि मध्य और शिवालिक या बाह्य हिमालय के बीच में जो है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट है। क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट है। तो दोनों याद रखेंगे, जो फॉल्ट रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा, है ना। तो मध्य और नीचे के बीच में फॉल्ट है। चौथा जो हमारा हिमालय का श्रेणी है वह है शिवालिक यानी कि निम्न या बाह्य हिमालय यानी कि सबसे बाहरी हिमालय। इसे ही हम शिवालिक रेंज को बाहरी हिमालय भी कहते हैं। नीचे वाला को बाह्य हिमालय भी कहेंगे, ट्रांस वाला को भी हम पार हिमालय, ट्रांस वाला को कहा जाता है पार हिमालय, यानी कि हिमालय के पार, है ना। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शिवालिक यानी कि निम्न या बाह्य हिमालय का। तो कहता है कि यह हिमालय का नवीनतम भाग है। हिमालय का सबसे नया रूप कौन सा है? तो वह है शिवालिक। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच यानी कि मध्य हिमालय के बीच में घाटियां हैं, वह है कौन सा? काठमांडू घाटी। ध्यान रखेंगे, काठमांडू घाटी। काठमांडू के रूप में आप जानते होंगे कि यह नेपाल की राजधानी भी है। तो काठमांडू घाटी जो है शिवालिक और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीचों बीच में आता है। और वही ध्यान रखिएगा, हम लोग मध्य हिमालय के अंतर्गत पढ़े उसमें था लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, ये सभी घाटियां था, जबकि काठमांडू घाटी वो बाह्य हिमालय में है। और बाह्य हिमालय के अंतर्गत पश्चिम में इसे ही बाह्य हिमालय को दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो ध्यान रखेंगे, जब ऊपर हम पढ़ रहे थे तो मर्ग पढ़े थे। मर्ग जो है वो हमारा लघु हिमालय का हिस्सा है, जबकि दून और द्वार बाह्य हिमालय का हिस्सा है। और देहरादून और हरिद्वार जो है शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। देहरादून और हरिद्वार के जो निचला भाग होता है उसे हम तराई कहते हैं। जबकि जब हम मर्ग पढ़े थे, मर्ग में उत्तराखंड के अंतर्गत उसे हम बुग्याल या पयार कहते थे। अरावली की पहाड़ियां जो कि राजस्थान राज्य में है, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। पूछा जाता है कि सबसे पुरानी चट्टानों से बना पहाड़ी कौन सा है? तो अरावली श्रेणी है। यह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। गुरु शिखर की कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट, सॉरी, अरावली का सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। अरावली के पश्चिम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लाइन आएगा कि अरावली जो रेंज है, अरावली रेंज के पश्चिम में लूनी नदी, अरावली नदी जो अरावली है उसके पश्चिम में लूनी नदी, लूनी नदी कच्छ के रन यानी कि गुजरात के हिस्सा में जाकर के गायब हो जाता है। और अरावली के पूरब में जो है वो है बनास नदी। अरावली के पूर्व की ओर जो बहने वाली नदी है वो बनास, और अरावली के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी लूनी। एक प्रश्न पूछता है हमसे कि वह कौन सी नदी है जिसे विलुप्त नदी के नाम से जाना जाता है, विलुप्त नदी की संज्ञा दी गई है? तो लूनी नदी। यह अरावली रेंज से निकल करके तो आता है, मगर आते आते समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, कच्छ के रन में विलुप्त हो जाता है। नोट कहता है कि वैसा नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाए उसे द रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ इम्फेमेरल। ध्यान रख लीजिएगा, द रिवर ऑफ इम्फेमेरल किसको कहेंगे? तो वैसी नदी जो लुप्त हो जाए, है ना। यानी कि अगर ऐसा, इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें बिहार के अंतर्गत, जल्दी से एक उदाहरण बताइएगा कि बिहार में ऐसा कौन सा नदी है जो कि लगभग समय वो लुप्त ही रहता है जमीन के अंदर, सिर्फ बरसात के मौसम में वो ऊपर आता है? कोई बताएंगे? फल्गु नदी या निरंजना नदी के नाम से जो बोध गया गया वाला हिस्सा में जो आता है बिहार के अंतर्गत, वो ऐसा नदी है जो ज़्यादातर टाइम वो लुप्त ही रहता है, यानी कि ज़मीन के अंदर ही रहता है। बरसात के मौसम में जो है वो नदी पानी आता नहीं, तो अधिकांशतः वो लुप्त रहता है। यानी कि हम फल्गु नदी को भी क्या कर सकते हैं? द रिवर ऑफ इम्फेमेरल के नाम से पुकार सकते हैं। अब आइए, कहता है कि मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलता है। यानी कि मालवा का पठार जिसके अंतर्गत दो नदी निकलेगा, एक कौन कौन सा? तो चंबल और बेतवा नदी।
किस चट्टान से बना हुआ है? तो ज्वालामुखी चट्टान से। ध्यान रखेंगे आगे कहीं पर एक और मिलेगा, एक सतपुड़ा जो पठार है, सतपुड़ा की पहाड़ी, वह भी ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। कहता है कि विंध्याचल का पठार जो कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है, यह परतदार चट्टान। ध्यान देंगे, विंध्याचल की पठार परतदार, जबकि मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टान। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अक्सर प्रश्न पूछता है उत्तर और भारत और दक्षिण भारत के बीच में सीमा कौन सा पर्वतमाला? तो विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पठार, यह भी पूछता रहता है अक्सर कि मैकाल पठार जो है कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। ध्यान देंगे, मैकाल पठार कैसा पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत या बलित पर्वत है। मैकाल पर्वत के अंतर्गत जो अमरकंटक है, अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलेगा, एक जाएगा पश्चिम की ओर नर्मदा, एक आएगा जो आपका इधर उत्तर की ओर इस हिस्सा में आता है जो हमारे यहाँ आएगा सोन नदी, और एक आता है नीचे की ओर दक्षिण में जो महानदी है। नर्मदा जो है ये इधर से पश्चिम सॉरी मध्य प्रदेश होते चला जाएगा आपको अरब सागर में। सोन नदी जो है ये हमारा नीचे से बाउंड्री बनाते हुए बिहार में एंट्री करके पटना में गंगा में, और इधर जो ये महानदी है वो सीधे चला जाता है ओडिशा के तरफ। कहता है कि छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। प्रश्न पूछता रहता है कि छोटा नागपुर स्थित जो रांची का पठार है वो कैसा मैदान है? तो संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को हम भारत का रूर कहते हैं क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न स्थान के रूप में जाना जाता है। आगे कहता है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टान, अभी हमने बताया था ऊपर में भी कि जो मालवा और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है या पठार है ये ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, ध्यान देंगे, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी जो कि 1350 मीटर, यहीं पर आपको मिलेगा महादेव पर्वत। महादेव पर्वत जो कि सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत धूपगढ़ी पर आता है, इसके पूरब से ताप्ती नदी निकलेगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछता है और आपको दे देगा कि निम्न में से कौन सा नदी अमरकंटक से नहीं निकलता। जैसे अभी हमने पढ़ा नर्मदा, महानदी और सोन, और चौथा ऑप्शन रहेगा आपको ताप्ती, और ये प्रश्न इस तरह से पूछा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे ताप्ती नदी का निकास जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ी से है, ना कि किससे? अमरकंटक से। और उसके बाद कहता है कि पश्चिम घाट, यानी कि यह पर्वत जो है पश्चिम घाट, कहता है कि यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से, ध्यान रखना है, जो पश्चिमी घाट की शुरुआत कहाँ से हो रही है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है? तो निकल रहा है सतपुड़ा की पहाड़ी या धूपगढ़ की चोटी या महादेव पर्वत। प्रश्न को पकड़िएगा, यहाँ से हमसे 3 तरह से प्रश्न बनाने की चांस है। पहला सतपुड़ा की पहाड़ी से नर्मदा ताप्ती नदी, दूसरा किस चोटी से? तो धूपगढ़ी से, किस पर्वत के आसपास से? तो महादेव पर्वत। उसमें कहता है कि पश्चिमी घाट जहां से शुरू होता है, पश्चिमी रेंज, उसमें ताप्ती नदी के मुहाना से, यानी कि जहां से निकल हो रहा है वो आखिरी, वहां से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष, यानी कि जो नीचे में जो आता है तमिलनाडु का, वहां तक के हिस्सा को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये लगभग 1600 किलोमीटर में फैला है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, यानी कि पश्चिमी घाट का औसत रेंज जो है वो 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी स्थित है। आपने एक गिर अभ्यारण्य सुना होगा, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है जो शेर के लिए जाना जाता है, तो गिर जो है गुजरात में, ये कहाँ से? तो पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र उसको कहते हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास का हिस्सा है उसको हम सौराष्ट्र कहते हैं। तो वहां पर आपको गिर की पहाड़ी मिलेगा जो एशियाई शेर के लिए वहां पर गिर अभ्यारण्य जाना जाता है।
पश्चिमी घाट जो है, जो कि ताप्ती नदी के मुहाना से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है, उसको हम एक और नाम कहते हैं सह्याद्री या सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में बांटता है। कौन सा डिग्री? 16 डिग्री जो है सह्याद्री को दो भागों में बांटने का काम करता है। एक को जो कहाँ से, गोवा से गुजरता है, एक को हम कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, दूसरा को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा, बहुत ही बढ़िया लाइन है ये। उत्तरी सह्याद्री यानी कि जब हम पश्चिमी घाट और सह्याद्री रेंज को दो भागों में बांटेंगे तो उत्तर वाला जो हिस्सा है वो बेसाल्ट लावा के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिणी सह्याद्री है वह आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टान से बना हुआ है। उत्तरी सह्याद्री का ऊपरी सतह बेसाल्ट लावा होता है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का जो चट्टान है वो ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर प्रश्न कि उत्तरी सह्याद्री जिसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई 1664 मीटर, हमने बजाना कि जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो सह्याद्री को दो हिस्सा में बांटता है। सह्याद्री का जो उत्तर का हिस्सा है उसे हम उत्तरी सह्याद्री और नीचे के हिस्सा को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी कालसुबाई, जबकि दक्षिणी का कुद्रेमुख, किसको? दक्षिणी का क्या कहते हैं? कुद्रेमुख के नाम से जानते हैं। 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे प्रश्न अगर पूछ दे कि कालसुबाई और कुद्रेमुख में सबसे ऊंचा कौन सा है, या फिर ये बोल दे कि दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च चोटी में सर्वोच्च कौन सा है, तो कुद्रेमुख है जो कि दक्षिणी सह्याद्री का हिस्सा होता है। आगे आइए, आगे कहता है कि महाबलेश्वर, आप नाम सुने होंगे, ये शंकर जी के नाम पे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कहता है कि महाबलेश्वर 1438 मीटर है, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी। ध्यान देंगे, पहला जो हम पहला पढ़े कालसुबाई, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी 1664 किलोमीटर, वो था कालसुबाई, जबकि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी वो है महाबलेश्वर की चोटी। और महाबलेश्वर में भी जो उसकी सबसे उच्चतम बिंदु यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है विल्सन पॉइंट। और कहता है ऑर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंटा पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित है। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलता है, पांचों नदी को याद रखेंगे, कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री और कोयना। आपको प्रश्न फंसाने के लिए एक देगा गोदावरी नदी। ठीक है, आपसे प्रश्न देगा कि महाबलेश्वर में निम्न में से कौन सी नदियां नहीं निकलता है, और ज्यादातर लोग गोदावरी को अटैच कर देते हैं महाबलेश्वर श्रेणी से, मगर वो महाबलेश्वर से नहीं निकलता है। तो आपको याद रखना है कि महाबलेश्वर से 5 नदियां जो निकलती है, के, एस, वी, जी, के, कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री और कोयना। देखिए बीच में ये तीन जो दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों अक्सर पूछते रहता है कि दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। एक होता है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा। थालघाट जो है मुंबई, नागपुर, कोलकाता, महाराष्ट्र के दो शहर मुंबई, नागपुर और एक पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ये थालघाट है। एक होता है भोरघाट, भोरघाट जो है मुंबई पुणे होते हुए कर्नाटका का बेलगांव और कर्नाटका के बेलगांव होते हुए चेन्नई। भोरघाट कहाँ तक जा रहा है? मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई तक। जबकि एक होता है पालघाट जो कि कालीकट, केरल के आसपास का हिस्सा, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इडोर, ये सभी जो हिस्सा है यहाँ पर आपको कौन दिखाई देगा? तो दिखाई देता है हमें पालघाट दर्रा। ये जो दोनों था ये रेल और सड़क को जोड़ने के कारण ये चार नगरों का, 3 नगरों का दिया। थाल मुंबई, नागपुर, कोलकाता, पीएनके, भोरघाट एमपी, बीचे, बीसी, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, पालघाट केटी केई जो है पालघाट दर्रा, कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर इडोर।
उसके बाद नीचे देखिए पश्चिमी घाट का दर्रा। पश्चिमी घाट अभी हमने क्या पढ़ा, पश्चिमी घाट जो है ताप्ती नदी के मुहाने से होते हुए कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर जो है, इसके अंतर्गत कुछ दर्रे हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, उसके अंतर्गत आता है हमारा थालघाट। ध्यान देंगे बात सिर्फ हम कर रहे हैं पश्चिमी घाट का। जब पश्चिमी घाट के अंतर्गत थाल घाट बोलेगा तो नासिक और मुंबई के बीच में एक संपर्क मार्ग है, दूसरा भोर घाट जो कि मुंबई और पुणे के बीच में है, तीसरा पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है, और एक होता है सोनकोटा या सेनकोटा जो कि 280 मीटर का है, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच में। फिर से एक बार, पश्चिमी घाट के दर्रा के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उसके अंतर्गत थालघाट 580 मीटर नासिक एवं मुंबई के बीच में, भोर घाट 630 मीटर मुंबई पुणे के बीच में, पाल घाट 305 मीटर कोयम्बटूर कोचीन के बीच में, और सेनकोटा 280 मीटर तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच में। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रख लीजिएगा। ज्वालामुखी बेसाल्ट से, अभी हम लोग पीछे भी पढ़े थे, वह कौन सा दो पठार या पहाड़ियां भी हम लोग पढ़े जो ज्वालामुखी बेसाल्ट से बना था, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे। हमने पढ़ा मालवा, सतपुड़ा, और तीसरा जो अब है वह है दक्कन का पठार। मालवा, सतपुड़ा और दक्कन, MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, MSD मतलब मालवा, सतपुड़ा और दक्कन, ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। और दक्कन का पठार जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, महाराष्ट्र का हिस्सा है जो पूर्वी भाग में आता है उसको हम विदर्भ कहते हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है, डायरेक्टली ये याद रखना है पहली बात। दूसरा ये कहता है परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, दोनों नाम याद रखना है। बाबा जो है बुदुक से गिरेंगे, बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक। बाबा नाटक करते करते बुदुक से गिरेंगे, कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहता है कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में, ध्यान देंगे, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो कि एक प्रकार का बलित या ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। नीलगिरी की पहाड़ी चार्नोकाइट पठार से बनी है। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मन में सवाल आया होगा कि तो पहला कौन है, तो ध्यान देंगे दक्षिण भारत की पहली जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम अनाईमुड़ी या अनामुड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि 2696 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2696 मीटर, जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वह है हमारा डोडाबेटा 2637 मीटर, जो कि नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है। और इसी पहाड़ी के अंतर्गत आपको उटकमंड की पहाड़ी भी मिलेगा, इसी नीलगिरी के हिस्सा में आपको मिलेगा। कौन सा? उटकमंड पहाड़ी। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट, ध्यान देंगे यहाँ से प्रश्न निकलेगा। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की दक्षिण में पालघाट, पालघाट गैप जो है पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, ध्यान दीजिएगा। पालघाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। हमसे एक प्रश्न पूछता है कि पश्चिमी और पूर्वी बिंदु को मिलाने वाला पहाड़ी, तो पहाड़ी तो नीलगिरी हम डायरेक्ट मार सकते हैं, जब अगर गैप की बात कर देगा तो पालघाट, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार एक फैली हुई कार्डमम या इलायची की पहाड़ी पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। जो कार्डमम या इलायची की पहाड़ी जो है वो किसका विस्तार है? तो पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। आगे कहता है कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी। देखिए आगे आपका प्रश्न कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा, जबकि अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी 2695 मीटर।
नोट देखेंगे क्या कहता है कि अन्नायमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। ध्यान से समझेंगे, अन्नायमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची या कार्डमम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है उसका 3 हिस्सा, दक्षिण में इलायची, उत्तर में अन्नामलाई और उत्तर पूर्व में पालनी। पर्यटक स्थल जो है कोडाई कनाल तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी पर स्थित है। सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है। ध्यान रखना, महेंद्रगिरी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। और ध्यान रखना ये सब राज्य बार भी याद रखेंगे, कभी कभी दे देगा उत्तर से दक्षिण का क्रमागत लगाओ, मालवा पठार दे देगा, सतपुड़ा दे देगा, विंध्याचल दे देगा, महेंद्रगिरी का दे देगा, तो वो सीक्वेंस लगाने के लिए ये सब राज्य आपको याद होना जरूरी है। अब आइए, कहता है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया। पूर्वी समुद्र तट यानी कि भारत का ये जो हिस्सा होता है, भारत का जो ये हिस्सा है, इसमें इधर वाले को हम पूरब बोलते हैं, इधर वाले को हम पश्चिम बोलते हैं, है ना। तो कहता है कि पूर्वी समुद्री तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कृष्णा जो है आंध्र प्रदेश के आसपास में आता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के आसपास में होता है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के बीच में कोरोमंडल तट, कृष्णा से गोदावरी आंध्र प्रदेश के ऊपर तक जो जाता है वहां तक में आपका गोलकुंडा तट, और गोदावरी से लेकर के उत्तरी भारतीय तट यानी कि ओडिशा के आसपास तक के उसको हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। पूर्वी तट पर स्थित कुछ बंदरगाह है, जिसमें पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में। इसमें चेक कर लीजिएगा, कुछ बंदरगाह का नाम आपका बदला गया है, जैसे एन्नौर बंदरगाह, ये सभी का, है ना। आगे कहता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, और बहुत ही खतरनाक प्रश्न है ये। विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा ना कि बड़ा गहरा, हाँ, तो विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, वो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। कहता है पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है। लैगून जो है एक झील का ही प्रारूप होता है ना, जो क्या होता है कि पानी समुद्र का जहाँ से घुसता रहता है वहां से धीरे धीरे आकर के उसका एक रास्ता बन जाता है, और बालू से फिर एक अलग नया हिस्सा बना देता है, अवरोध खड़ा कर देता है, उसको लैगून कहते हैं। तो कहता है कि पूर्वी तट पर इधर वाला हिस्सा में, पूरब में जो है पुलिकट चेन्नई में है, चिल्का पूरी यानी कि ओडिशा में है, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चिल्का आपका पूरी ओडिशा में, पुलिकट चेन्नई तमिलनाडु में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। नोट में दे रखा है कि समुद्र तट में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है, और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। यानी कि पुलिकट, चिल्का और कोलेरू जो है वो समुद्र से अलग हुआ एक झील है। आगे आइए, कहता है कि भारत के पश्चिमी तट को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। गुजरात से गोवा, अब पश्चिम वाला भाग का बात कर रहा है, किसका? पश्चिम का, इस हिस्सा का, जिसमें कहता है कि गुजरात से गोवा तक को कोंकण तट, गुजरात सबसे ऊपर वाला, गुजरात से लेके गोवा तक छोटका राज्य, वहां तक कोंकण, गोवा से कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक का मंगलुरु तो केनरा, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तो मालाबार, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है, मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में कांडला गुजरात में, ये सब में भी कुछ का नाम बदल गया है, सब नाम चेक कर लेंगे। हाँ, क्या कहता है? कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मारमागोवा गोवा, मारमागोवा गोवा में है, उसके बाद मंगलुरु कर्नाटक में, कोचीन केरल में, और नहावा सेवा महाराष्ट्र में। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ध्यान देंगे, मालाबार के हिस्सा में एक स्थानीय भाषा में पश्च जल होता है, उसे कयाल कहा जाता है। कयाल मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है, और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। केरल में ही हर वर्ष जो है प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलाम काली या नौका दौड़ का आयोजन, जो कि पुन्नामदा कयाल में होता है। ये पुन्नामदा कयाल कहाँ है? तो केरल में। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, कौन कौन सा? तो एक आपका आता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और एक आता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। क्या आता है? एक
लक्षद्वीप द्वीप समूह, जिसमें कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, वर्तमान में इसको सुधार लीजिएगा, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश में इसको चेंज करेंगे, अंडमान निकोबार नहीं है, अब लद्दाख है। कहता है कि इसमें केवल 247 छोटे छोटे द्वीप हैं, निकोबार में 19 द्वीप है। और उसके बाद कहता है ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन का नियंत्रण लगाया हुआ है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे उत्तर, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तर वाला जो है लैंडफॉल द्वीप है। और वही लैंडफॉल द्वीप के पास में आपको कोको जलमार्ग मिलेगा। कोको जो है म्यांमार का एक हिस्सा है, वहां से म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में, ये सब प्रश्न डायरेक्टली याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का ये सभी पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप, ध्यान रखेंगे सागर द्वीप को ही गंगा सागर कहा जाता है, जहां न्यूमुर नाम के द्वीप का हाल ही में निर्माण हुआ है। यानी कि न्यूमुर द्वीप कहाँ है? तो आपका हुगली कलकत्ता के आसपास में। सुंदरबन जो कि गंगा का डेल्टा है, और जो वहाँ पर क्या है तो मैग्रोव वन पाए जाते हैं, और ये सबसे बड़ा मैग्रोव वन का हिस्सा माना जाता है सुंदरबन। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की 2 शाखाएं मिलकर बनाती है। माजुली द्वीप विश्व का ही सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है। ध्यान रखेंगे 738 मीटर है, सैंडल पीक है। कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में। आगे देखिए यहाँ पर ये बॉक्स है, बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार 2 बार करके जितना संभव होगा याद रखिएगा। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान 738 मीटर, और ऊंचाई याद रहे न रहे, अवस्थिति याद रहना बहुत जरूरी है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट रहेगा वही थुरेगा पकड़ के, ग्रेट निकोबार में थुलियर 642 मीटर। माउंट डियावाली, डियावाली जो है, दियावाली जो रहेगी बीच में रहेगी मध्य अंडमान में, दियोवाली मध्य अंडमान 515 मीटर। कोयोबा, कोयोबा जो है दक्षिणी अंडमान में, और हैरियट जो है वो दक्षिणी अंडमान में। कोयोबा और हैरियट दक्षिणी अंडमान, डियोवाली मध्य में, थुलियर ग्रेट जो रहेगा, पीक सैंडल उतारो क्या, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान। अब आगे आइए, आगे कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। ध्यान रखेंगे पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में है, तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल नदी द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से अलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा कैसा द्वीप है? तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। यहाँ पर ये प्रमुख जल अंतराल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी हाल में याद रखिएगा, और रखिएगा तभी कुछ होगा। कहता है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री कावरती मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ग्रैंड चैनल जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत के निकोबार के बीच में है। पाक स्ट्रेट पीछे भी हम लोग पढ़े थे, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में। डंकन या डुंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में। पाक की खाड़ी जो है वो आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में, और लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में। इसको एक बार 2 बार जितना संभव हो रुक के पढ़ लीजिएगा। नोट कहता है कि सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। आगे आता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहता है कि ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम बदल करके अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रामेश्वरम द्वीप के नाम से।
भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप जो कि निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त है। कहाँ पर? भारत में दो गो ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन और नारकोंडम। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में जो कि एक सक्रिय है, जबकि नारकोंडम जो है सुषुप्त है, यानी कि सोया हुआ है। सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, मतलब वो कभी भी जाग सकता है, कुंभकर्ण जैसा। ठीक है, आगे लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है, जिसमें से 11 पर आदमी रहता है, बाकी सब ऐसे ही वीरान है। ऑनड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल है 4.9 वर्ग किलोमीटर। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, क्षेत्रफल है 4.80 वर्ग किलोमीटर। पिटली द्वीप अक्सर पूछता है। पिटली द्वीप जो है जहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है, मगर एक पक्षी अभ्यारण्य यानी कि पक्षियों का निवास स्थान है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है, यानी कि लक्षद्वीप में किस द्वीप पर हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, तो अगाती पर। लक्षद्वीप जो है समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित होता है, उत्तर में मिनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप। दक्षिण में कौन सा है? कन्ना नोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र ऐसा अपवाद है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है, और महल जो होता है ये मालदीव की भाषा है। तो कहता है कि महल जो है देवी लिपि में लिखी जाती है और मूलतः मालदीव की भाषा है। नोट पढ़ेंगे क्या कहता है। कहता है कि भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है, शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं। चूने का निर्वाह यानी कि चूना का निर्माण करता है। मुख्यतः आपको याद जो रखना है कि भारत के जो प्रवाल भित्ति क्षेत्र है कौन कौन सा? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, जिसमें लक्षद्वीप का एटॉल प्रवाल द्वीप जो है वो सबसे अच्छा है, और उसके बाद से सभी तटीय प्रवाल द्वीप भित्ति है। और उसके बाद मूंगा जो है किस महासागर में? तो उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 भौतिक स्वरूप। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड ये आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये सेशन एक समझने और समझाने का। अगर इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से डेली आपको 2-3 चैप्टर जितना संभव होगा 1 से 1.5 घंटे में उतना आपको कराया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और क्लास भी आपका कंटिन्यू चलता रहे, एग्जाम आप दे सके आराम से। तो चलिए उम्मीद करेंगे आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो में कमेंट में आप बताएंगे हमारा ये प्रयास। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, शेयर जितने लोगों तक करेंगे उतने ज़्यादा। हम उम्मीद रखते हैं 1000 लाइक का, तो आप 1000 लाइक हमें ये पूरा करा दीजिए। ये सीरीज को और भी बेहतरीन ढंग से हम आपके पास लाते रहेंगे। तभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।